नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बुक ऑडियो पर सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का छठा अध्याय। फिर वही हवेली, वही दमघोटू परिस्थितियां। सासू, अम्मी, आपा से बातें कर रोजी अपने को एडजस्ट करने का प्रयास करती है। असलम को तो दुकान के ग्राहकों से ही फुर्सत नहीं है। थका हुआ रात को आता है, खाना खाकर सीधे पलंग पर पसर जाता है। बात करने पर हाँ हूं करता सो जाता है। कभी कभी मध्य रात को जवानी उमड़ती है। अंधेरे में असलम का हाथ रोजी के उरोज तक पहुंचने पर वह जानबूझकर पलटी मार लेती है। असलम दोबारा तिवारा वही करता है तो रोजी बीवी की नियत मानकर स्वयं को समर्पित कर देती है। असलम की पकड़ से अलग होने पर सोचती है यह प्यार नहीं, मर्द की वासना तृप्ति है। बीवी की अनिच्छा पर जबरन किया गया यह संभोग नहीं, एक किस्म का बलात्कार है। रोजी प्यार के लिए तरस रही है। वह प्यार की खुशबू से तरोताजा रहना चाहती है। वह प्रेम की आकांक्षी है जिसे असलम नहीं समझ पाता है। रोजी का सुर्ख गुलाबी चेहरा मलिन होने लगा है। आंखों के नीचे धब्बा दिखने लगा है। रोजी अब पहले की गुलाब की कली नहीं रही। वह अब पूरी तरह खिलकर उदास होने लगी है। घर में बैठे बैठे उकता गई, आलसी भी हो गई है। घर में खाने पीने की कमी तो थी ही नहीं। पिस्ता बादाम खाकर वह फैटी भी होने लगी है। औरत का रूप यौवन ढलने लगता है तो उसमें आकर्षण कम होने लगता है। मर्द के लिए उसकी पहले जैसी चाहत नहीं रहती है। रोजी के प्रति असलम का रवैया बदल गया है। अब वह कभी कभी ही रोजी का बदन छूता है। इसे छूने छाने में रोजी गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर उसने पुत्र को जन्म दिया। 3 वर्ष बाद वह मां बनी है। इससे हवेली में जश्न ही जश्न है। दरवाजे पर पटाखे दगे, दुकानों में मिठाई बांटी गई। हवेली में भले ही उसकी कदर बढ़ गई, पर असलम उसके प्रति उदासीन ही रहता है। रोजी की जिंदगी में आया सूनापन इस नए मेहमान ने समाप्त कर दिया। वह बच्चे की पालने में खुश रहने लगी। उस नन्ही की दुनिया में वह खुद को समा लेना चाहती है। वैसे भी मां बनने के बाद औरत मर्द और बच्चों में बंट जाती है। उसके बदन की तपिश भी कम हो जाती है। रात में मर्द के बाहुपाश बंधने में पहले जैसा रोमांस नहीं पैदा होता। पुरुष स्पर्श से उसमें गर्माहट नहीं होती है। रोजी कुछ ऐसे बदलाव से गुजर रही थी। असलम के लिए वह मात्र वासना पूर्ति का साधन है, उपभोग की वस्तु है, उत्तराधिकार देने वाली औरत है। इसके अतिरिक्त उसका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। पुरुष सत्ता समाज में आदिकाल से वर्तमान तक पुरुषों की सोच यही है। आज वह कुछ देर से शयन कक्ष में आई। थकी होने के कारण पलंग पर लेटते ही उसे नींद आ रही है। थोड़ी देर में असलम शयन कक्ष में आकर पलंग पर लेट जाता है। आज दूसरे मूड में है। उसने अपना दायां हाथ रोजी के वक्ष स्थल पर रखा तो वह झटक देती है। सोने दो, मुझे नींद आ रही है। असलम का पौरुष जाग उठा। मर्द की इच्छा बीवी नामंजूर कर दे? असलम जबरन अपनी इच्छा पूर्ति करता है। रोजी करवट बदलकर सोचने लगती है, बीवी की अनिच्छा पर मर्द का यह कृत्य जायज है क्या? उसे असलम से कोफ्त हो रही थी। वह चुप रही, जैसे चुप रहना औरतों की नियत है। मर्दों की मात्र वासना पूर्ति के लिए इस्लाम में 5 बीवियां रखने की इजाजत दी है। यह अन्य कोई सामाजिक जरूरत थी उस वक्त। उस रात के बाद महीनों तक असलम गुस्से में रोजी को नहीं छुआ। वैसे भी बच्चे की मां बनने के बाद मर्द की नजर में औरत की अहमियत कम होने लगती है। और ये जब मर्द को तो यह हक मिला ही हुआ है कि वह जब चाहे पैर की जूती बदल लें या एक और नई जूती खरीद ले। असलम के मन में विरक्ति भाव उत्पन्न हो रहा था। रात को दुकान बंद करने के बाद वह मित्र दुकानदारों के साथ 2 पैग लेने के बाद हवेली में घुसता है। डाइनिंग टेबल पर रखा खाना खाकर पलंग पर लेट जाता है। उसने रोजी की तरफ देखा भी नहीं। हालांकि असलम बाहर के लोगों के लिए अच्छा आदमी है। दुकान पर ग्राहकों से उसका व्यवहार भी अच्छा माना जाता है। पर घर में ऐसा क्या हो गया है कि वह रोजी को अब फूटी आंख भी नहीं देखता है? उस रात रोजी का विरोध उसे इतना खराब लगा कि फूल जैसी खूबसूरत बीवी से नफरत करने लगा है। यह कहानी अभी उन दोनों के बीच में ही पक रही है। हवेली में कोई दूसरा कुछ नहीं जानता है। रोजी पढ़ी लिखी बहू है। इतनी आसानी से मर्द के आके झुकना उसे स्वीकार नहीं। उसकी गोदी का बच्चा 6 माह का हो गया है। अब उसे सासू आपा भी गोदी में लेकर खिला लेती हैं। एक दिन आपा बच्चे को गोदी में खिला रही थी कि पड़ोस की महिला बोली,
बच्चे की गोराई मां से मिली है, पर नाक नक्श ना असलम पर गया है ना रोजी पर। यह बात धीरे धीरे पूरी हवेली में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। असलम को भी इस चर्चा की जानकारी हुई तो उसने भी बच्चे की नाक नक्श पर गौर किया तो उसे भी ऐसा ही लगा। बच्चे को लेकर उसके मन में संदेह पैदा हो गया। बच्चा उसका जन्मा नहीं तो किसका है? वह बाप के मरने पर दिल्ली गई थी, कहीं वहीं तो कुछ हुआ नहीं था। वहां से आने के बाद ही वह गर्भवती हुई थी। वह रोजी के चरित्र पर भी संदेह करने लगता है। रात को वह कुछ नशा कर घर आता है और बिना बात रोजी से झगड़ने लगता है। कई बार उसे पीट भी दिया। पिटाई से पीठ पर नीले नीले निशान उभर आए हैं। झगड़ने पीटने की बात हवेली में फैल गई। असलम की अम्मी ने खानदान की इज्जत का हवाला देती हुई दोनों में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन मां के समझाने का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता है। उसके मस्तिष्क में बच्चे के असली बाप का सवाल घुमड़ता रहता है। एक रात असलम दोस्तों के साथ शराब पीकर आया और बिना बात रोजी से झगड़ने लगा। रोजी ने प्रतिवाद किया तो बात और बढ़ गई। असलम ने बच्चे की तरफ उंगली दिखाकर सीधे कह दिया, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसकी शक्ल मेरे से नहीं मिलती है। यह सुनकर रोजी सन्न रह गई। असलम इतना गिर सकता है? वह सोच भी नहीं सकती है। रोजी प्रतिवाद करती बोली, खुदा का खौफ खाओ, अपनी बीवी पर ऐसा तोहमत लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? इस पर असलम चिल्लाकर कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है। किसी गैर मर्द से संबंध बनाने पर तुझे शर्म नहीं आई, फिर मुझे क्यों आएगी? जो सच है वही तो मैंने कहा है। असलम की बात सुनकर रोजी ने आपा खो दिया। वह लड़ने के लिए खड़ी हो गई। इस पर असलम तिलमिलाकर गुस्से में 3 बार तलाक 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 बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह तलाक की बात हवेली में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों की जानकारी में आई। बात हवेली के बाहर ना जाए इसकी विशेष सावधानी बरती गई। असलम की अम्मी जान ने खानदान की इज्जत का हवाला देकर असलम की ऐसा ना करने का दबाव बनाया, पर असलम टस से मस नहीं हुआ। सासू ने दिल्ली फोन कर समधन को सारी स्थिति की जानकारी दी। रोजी की अम्मी को एक बार यकीन नहीं हुआ। असलम देखने सुनने में बड़ा सीधा लगता था, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? अम्मी ने सही स्थिति जानने व सुलह कराने के लिए बड़ी बेटी ब्यूटी को लखनऊ भेजा। ब्यूटी लखनऊ पहुंचकर रोजी की हालत देखकर रोजी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोई। असलम वहीं खड़ा रहा। उसे अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। थोड़ी देर वह खड़ा रहने के बाद दुकान पर लौट आया। रोजी कमरे में पड़ी पड़ी पीली हो गई थी। बालों में कई दिन से तेल नहीं पड़ा था। सिर के बाल आपस में उलझ गए थे। सलवार कुर्ता गंदा हो गया था, उसमें बदबू आ रही थी। रोजी की यह हालत देखकर ब्यूटी की आंखें भर आईं। एक बहन का दर्द बहन नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? फिर भी वह चाहती थी कि दोनों में सुलह हो जाए। तलाक से 2 जिंदगी बर्बाद होती हैं। असलम की अम्मी ने काजी को बुलाकर समाधान पूछा। काजी ने कहा, एक बार 3 तलाक बोलने के उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, कोई और रास्ता? अम्मी ने पूछा। काजी ने कहा, उसी व्यक्ति से दोबारा निकाह के लिए उस औरत का पहले किसी अन्य व्यक्ति से निकाह होगा, फिर वह व्यक्ति उसे तलाक दे दे तब उसका पूर्व शौहर से दोबारा निकाह संभव होगा। इसे ही शरिया में निकाह हलाला कहा गया है। ब्यूटी पहली बार हलाला के बारे में सुन रही थी। उसे अजीब लगा, यह तो एक औरत की अस्मत के साथ मजहबी बलात्कार है। तलाक देने का दोषी मर्द है तो दंड भी उसे ही दिया जाना चाहिए। औरत को क्यों जलील किया जाता है? रोजी ने सुना तो बोली, जिस बात को लेकर उसका चरित्र हनन किया गया, तलाक दिया गया, उसे ही हलाला जैसी महिला विरुद्ध क्रिया से गुजरने को कहा जा रहा है। उसने साफ कह दिया कि वह ऐसा नहीं करेगी। 2 बार निकाह, चाहे उसे ताउम्र तलाकशुदा जिंदगी जीना पड़े। अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 6ठा अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।